हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाजिर हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग सी सीरीज के साथ। अगर आपको एक पावरफुल हीरो और साथ में ऑसम फाइट्स देखना पसंद है तो ये सीरीज बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि हमारा हीरो कितना ज्यादा पावरफुल है ये आपको फर्स्ट एपिसोड में ही पता लग जाएगा। और इसके फाइटिंग सीन्स इतने ज्यादा अमेजिंग है कि आपको गूज़बम्प्स आना तय है। पहले इसकी स्टोरी लाइन सुन लेते हैं। 7 सालों पहले ली हान की फैमिली को उसी की आंखों के सामने 7 इमॉर्टल्स जान से मार देते हैं। और जब ली हान और उसकी सिस्टर खुद मरने वाले थे तो एंडलेस गॉड रैल्म के जरिए उन्हें बचा लिया जाता है। 7 सालों बाद ली हान वापस आता है अपनी सिस्टर को वेक करने के लिए, क्योंकि उस हादसे के बाद से वो कोमा में थी। और इन्हीं के साथ वो अपनी कल्टीवेशन को भी इम्प्रूव करा था, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा पावरफुल बना था अपने फादर के मर्डर से बदला लेने के लिए। पर धीरे धीरे जब वो अपने रिवेंज के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है तो वो ये देखकर हैरान था कि सच उसकी सोच से भी ज्यादा कंफ्यूजिंग था। धीरे धीरे सच के पत्ते उसके सामने खुलते जाते हैं और आखिर में उसके सामने 2 रास्ते बचते हैं। या तो वो अपनी फादर की मौत का रिवेंज ले या फिर इस बात के लिए शुक्र मनाए। अब वो राज क्या है ये हमें इस सीरीज को देखने के बाद पता लगेगा। तो चलिए ज्यादा बोर ना करते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करती हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वॉइड रैल्म का सीन दिखाया जाता है, जहाँ के एम्परर ली नैनजुन पर हुओ तियानजो नाम का बंदा अटैक कर देता है। अटैक के पीछे का मोटिव था उनकी राजगद्दी को हड़पना। वो अपने स्वॉर्ड को उनके चेस्ट में धंसाते हुए कहता है कि तुमने काफी सालों तक राज कर लिया और अब वक्त आ गया है कि इस राजगद्दी को नया राजा दिया जाए। ये बोलने के बाद वो अपनी धंसाई हुई स्वॉर्ड को इतनी बेरहमी से खींचता है जिससे एम्परर के खून के छींटे उनके बच्चों के फेस पर गिरते हैं और वो अपने फादर की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा सहम जाते हैं। पर फिर भी मौके की नजाकत देखते हुए ली हान अपनी बहन का मुंह बंद कर देता है ताकि उसकी कोई आवाज उन तक ना पहुंचे, नहीं तो ये उनका भी काम खत्म कर देगा। वहीं दूसरी तरफ वो त्यान काफी बेरहमी से एम्परर ली की हत्या करके हंसने लगता है। नया एम्परर बनते ही वो जोर जोर से हंसते हुए ये सोच रहा था कि अब वो पूरी दुनिया में आराम से राज कर सकता है, जिसके लिए उसने वॉइड रैल्म के काफी सारे सर्वेंट को अपनी तरफ मिला लिया था। ली हान को अब तक पता लग गया था कि उसकी और उसकी बहन की जान भी खतरे में आ गई है, तो वो फटाफट उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ वो त्यान काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि तभी उसे एक अननोन डर सताने लगा था, क्योंकि उसके पीछे हाजिर हो गए थे 7 इमॉर्टल गॉड्स जो बिना अटैक किए वहाँ मौजूद एक सर्वेंट को जान से मार देते हैं। वैसे इस एक्सप्लेनेशन में मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। अगर आपने उसे नोटिस कर लिया तो आप कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो मैं वीडियो के एंड में खुद ही बता दूंगी। उन 7 इमॉर्टल्स को देखने के बाद तो हुओ त्यान की सांसें फूलने लगती है। वो डर से कांपते हुए उन इमॉर्टल्स के सामने आकर कहता है कि जैसा आपने मुझे कहा था मैंने यहाँ पर सभी लोगों का काम तमाम कर दिया है। जिसे सुनकर वो इमॉर्टल्स कहते हैं कि क्या तुमने उन दोनों बच्चों को भी मारा? हुओ त्यान ने अभी तक ये काम नहीं किया था, तो वो कहता है कि मैंने अपने आदमियों को गाँव भर में फैला दिया है, तो उन छोटे छोटे बच्चों का बचकर जाना नामुमकिन है, इसलिए आप बेफिक्र है, मैं उन्हें जान से मार दूंगा। उन इमॉर्टल्स के पास 4 टोकन मौजूद थे, जिनमें से 2 नाम रेड हो चुके थे और ये 2 नाम और किसी के नहीं बल्कि ली हान के पेरेंट्स के थे। ली हान और उसकी सिस्टर बचकर काफी दूर निकल जाते हैं। ये देखकर वो इमॉर्टल समझ आते हैं कि ये बंदा उन्हें नहीं मार पाएगा, इसलिए वो उसे हिट करते हुए कहते हैं कि बेवकूफ, तुम्हारी इस छोटी सी गलती की वजह से हम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, तुम्हें पता है? अब तक हुओ त्यान को भी पता लग जाता है कि उन्होंने इन दोनों बच्चों को कितना हल्के में लिया था, तो वो उनसे गिड़गिड़ा कर अपनी जान की भीख मांगने लगता है। पर पलक झपकते ही वो इमॉर्टल्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें जंगल में भागते हुए ली हान और उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है, जहाँ ली हान की सिस्टर ली याओ से पूछती है कि भैया आखिर वो लोग कौन है और हमारी जान के पीछे क्यों पड़े हैं? पर ली हान उसे कहता है कि ली याओ ध्यान से सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें खुद को जिंदा रखना होगा। दूसरी तरफ वो सातों के सातों इमॉर्टल्स उन तक पहुंच जाते हैं, जो दूर से ये देखकर हैरान थे। ये 2 छोटे छोटे बच्चे सभी सैनिकों को चकमा देकर यहाँ जंगल तक पहुंच गए। दूसरा इमॉर्टल कहता है कि बस इसी वजह से अब मेरा खुद एक्शन लेने का दिल कर रहा है। उसे आगे बढ़ता देखकर हेड उसे रोकते हुए कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता जो तुम 2 इनोसेंट मॉर्टल्स को खुद अपने हाथों से मारने जा रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि तुम जो मार्शल आर्ट यूज करोगे उसका पता कोई भी लगा सकता है। किसी को भी मारने के काफी सारे रास्ते हैं और इस जंगल में और भी बहुत कुछ है। ये कहकर वो इमॉर्टल हेड अपने साथ सभी साथियों को लेकर उन दोनों बच्चों के सामने आ जाता है। ली याओ उन्हें देखकर डर जाती है और वहीं तभी आसमान से एक जोरदार अटैक उन पर होता है। ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जो ली हान के बाजू को काटते हुए जमीन में काफी बड़ी दरार पैदा कर देता है। इतना खतरनाक अटैक करने के लिए उस इमॉर्टल गॉड को सिर्फ अपनी फिंगर का यूज करना पड़ा था। वहीं हेड उन टोकन्स पर लिखे हुए नामों को मिटता देखकर समझ जाता है कि उनका काम खत्म हो गया। दूसरी
दूसरी तरफ ली हान और लियाओ उस दरार में तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। तभी अचानक से वहाँ का वक्त रुक गया था। सारी चीजें अचानक से थम जाती हैं। अचानक से मौसम बदलता है और वहाँ एक काफी खूबसूरत लड़की एंट्री लेती है। वो लड़की तेजी से ली हान की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वो ली हान महसूस कर पा रहा था। वो अपनी बॉडी तो मूव नहीं कर पाता, लेकिन उस लड़की को तेजी से अपनी तरफ बढ़ते देख पा रहा था। ये देखकर वो लड़की कहती है कि कितना इंटरेस्टिंग है, तुम्हारी कॉन्शियसनेस रुकने के बावजूद भी एक्टिव है। अब मेरी दिलचस्पी तुम में और ज्यादा बढ़ गई है। ये बोलकर वो ली हान के हाथ में अपनी कुछ पावर ट्रांसफर कर रही थी। जो दर्द ली हान को फील हो रहा था, पर वो इसको बर्दाश्त करने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। अचानक से ली हान की आंखों का कलर चेंज हो जाता है और वो लड़की ये सब करने के बाद कहती है कि तुम्हारा एंडलेस गॉड रियल में स्वागत है, क्योंकि अब तुम्हें पता लगने वाला है कि ट्रू पावर्स क्या होती हैं। यहाँ हमें उस लड़की का नाम पता लगता है, जो कि है जिया। अब कहानी सीधा 7 सालों बाद शिफ्ट होती है और हमें ड्रैगन पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ का नया एम्परर और कोई नहीं हुओ टियान वहाँ के लोगों को काफी बुरी तरीके से टॉर्चर करके ली हान का पता लगा रहा था। पर इतना सब कुछ करके भी उसे ली हान का कुछ पता नहीं लगता। हुओ टियान अपने राज में उन लोगों को भी टॉर्चर करवाता है जो उसके खिलाफ जा रहे थे या उसे एम्परर मानने से मना कर देते हैं। यहाँ हुओ टियान ली हान के नाम के टोकन को देखते हुए काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। ये टोकन अचानक से इतने सालों बाद रेड से व्हाइट हो गया, जिसे देखकर हुओ टियान को समझ नहीं आता कि आखिर वो लड़का मरने के बाद वापस जिंदा कैसे हो सकता है। ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसे इमोर्टल्स ने मारा था। तभी हुओ टियान का पर्सनल बॉडीगार्ड कहता है कि हो सकता है कि ये टोकन टूट गया हो, आपको इतने सालों बाद इस टोकन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पर ये सुनकर हुओ टियान कहता है कि ये इमोर्टल्स ने दिया है, आखिर वो टूटी चीजें क्यों देंगे। अगर वो लड़का जिंदा हुआ तो मुझे मारने यहाँ पक्का जरूर आएगा, इसलिए तो मैंने तुम्हें हायर किया ना, बस तुम्हें चौकन्ना रहना है। तभी उन्हें अजीब सा शोर सुनाई देता है और ये शोर बाहर से आ रहा था, जहाँ पैलेस के बाहर सच में ली हान की एंट्री हो जाती है, जो अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से वहाँ मौजूद सभी सोल्जर्स को मौत के घाट उतारते जा रहा था। उसकी स्पीड और अटैक्स इतने ज्यादा जबरदस्त थे कि वो एक ही अटैक में 2-3 सोल्जर्स को मार देता है। सभी सोल्जर्स को मारने के बाद वो पैलेस में एक धमाकेदार एंट्री ले चुका था। ये धमाकेदार एंट्री देखने के बाद तो हुओ टियान के होश उड़ जाते हैं। वहीं अपने डर को सच होता देखकर वो काफी गुस्से में लग रहा था। ली हान उसके सामने स्वॉर्ड तानकर खड़ा होते हुए कहता है, हुओ टियान, अब सालों पहले जो गलती तुमने की थी उसका भुगतान करने का वक्त आ गया है। उसकी ये धमकी सुनने के बाद हुओ टियान कह रहा था कि बड़ी मुश्किल से तो तुम्हें दोबारा जन्म मिला है। शायद तुम भूल गए हो कि पिछली बार मरने से पहले तुम्हारी क्या हालत की गई थी, इसलिए इस बार भी अपनी जिंदगी मिटाने के लिए यहाँ दोबारा आ गए। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ काफी तैयारी करके रखी है। इस सिटी का नंबर 1 किलर जू किंग यहाँ पर मौजूद है। तुम्हें तो पता ही है कि ये गोस्ट बार का मेंबर है, जो इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसके साथ फाइट करते हुए तुम्हें तुम्हारी लाश पहचान में भी नहीं आएगी। वहीं जू किंग अब अपने एम्परर को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर्म में आ जाता है। वो जंप करते हुए काफी स्वैग से अपनी स्वॉर्ड को इतनी जोर से थ्रो कर चुका था, पर ली हान भी अब तक काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, तो वो उसके अटैक को रिवर्स कर देता है। जू किंग की स्वॉर्ड घूमते हुए उसी के पास वापस आ जाती है और वो इसे कैच करते हुए जमीन पे इतना जोरदार अटैक करता है कि जमीन पर क्रैक्स आ गए थे और अब जू किंग के अटैक को ब्लॉक करने के लिए ली हान को अपने स्वॉर्ड का यूज करना पड़ रहा था। जू किंग का प्रेशर इतना ज्यादा था कि चिंगारी निकालते हुए वो ली हान को काफी पीछे कर देता है, पर ली हान अपनी बॉडी से अपना पावरफुल ऑरा रिलीज करते हुए उसे खुद से दूर कर चुका था। उसकी बॉडी से निकल रहा वो जबरदस्त ऑरा देखने के बाद हुओ टियान की सांस रुक जाती है। अब तक तो उसे लग रहा था कि ली हान कितना ही पावरफुल हो चुका होगा, लेकिन वो उसकी कल्टीवेशन देखकर शॉक रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ ली हान जू किंग के अटैक को ब्लॉक करते हुए इतना जबरदस्त स्लैश लगाता है, जिससे बचते हुए जू किंग लॉन्ग जंप करके पीछे हटकर पिलर पर चढ़ जाता है। ली हान अपनी आंखों से अपनी पावर रिलीज करते हुए कह रहा था कि आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। वहीं दूसरी तरफ जू किंग, जो कि अब तक ली हान को कमजोर ओपोनेंट समझ रहा था, वो भी अब अपने किलिंग ऑरा को रिलीज करना शुरू कर देता है, जिससे उसकी बॉडी से भी रेड खतरनाक ऑरा रिलीज होने लगा था और उसका अटैक सीधा ली हान के गाल पर एक छोटा सा कट दे देता है। ये अटैक इतना ज्यादा फास्ट था कि ली हान को संभलने का मौका भी नहीं मिलता, पर थोड़ी ही देर बाद वो पीछे से जू किंग को हिट करने की कोशिश कर रहा था। जू किंग काफी एक्टिवली इस अटैक को पीछे से अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से ब्लॉक कर लेता है और फिर काफी स्पीड में टर्न करते हुए वो ली हान को बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। इंजर्ड होने के बाद भी ली हान इस फाइट को कंटिन्यू कर रहा था। ली हान को हारता देखकर हुओ टियान कहता है कि तुम अपने फादर जितने लालची और बेवकूफ हो। इतने सालों से मेरी मौत की प्लानिंग करने के बावजूद भी इस चीज को अंजाम नहीं दे पाए। यहाँ हमें हुओ टियान की बातों से पता लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि असल में ली हान का स्टेप अंकल है, जो एक्चुअल में उसकी मॉम से प्यार करता था, पर आखिर में अपने भाई से बदला लेने के लिए उसने ली हान के मॉम और डैड दोनों को मार डाला। ली हान फाइट करते हुए अपने अंकल के मुंह से ये सारी बातें सुन रहा था, जिसे सुनते हुए उसका खून खौल रहा था। वहीं दूसरी तरफ हुओ टियान कहता है कि मुझे तो उन 7 इमॉर्टल्स को थैंक यू कहना है, क्योंकि अगर वो आकर मुझे इनकरेज नहीं करते तो मैं
ये कदम कभी उठा ही नहीं पाता। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ उनकी बदौलत हूँ। हुओ टियान ये सारी बातें इसलिए कन्फेस कर रहा था क्योंकि उसे लगता है कि ली हान उसे नहीं मार पाएगा और वो बेशर्मों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। पर ये चीजें ली हान को इतना ज्यादा गुस्सा दिला देती है कि वो गुस्से में ज़ू किंग को दूर धकेलते हुए अपनी स्वॉर्ड को जैसे ही हुओ टियान के करीब लेकर जाता है, उसके अटैक करने से पहले ही एक स्वॉर्ड उसकी छाती को चीरते हुए बाहर निकल जाती है। ये स्वॉर्ड और किसी की नहीं बल्कि ज़ू किंग की थी। वहीं ज़ू किंग तो उसकी छाती से अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर साफ करके वापस अपने मयान में रख देता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। वहीं ली हान इस अटैक के बाद बेसुध होकर जमीन में गिर जाता है। अपनी मौत को इतना करीब से देखने के बाद हुओ टियान अभी भी सदमे में था, पर होश में आते ही सबसे पहले वो उस टोकन को चेक करता है जिसमें अब ली हान का नाम मिट चुका था। तो ये देखकर वो काफी खुश हो गया था। वो प्लान करने लगता है कि ज़ू किंग की शादी वो अपनी बेटी से करवाएगा ताकि हमेशा ज़ू किंग उसे प्रोटेक्ट करता रहे। ज़ू किंग उसके हाथ से काफी अग्रेसिवली वो टोकन छीन लेता है, जिसे देखते हुए हुओ टियान कह रहा था कि अगर तुम सालों पहले मेरे पास आ गए होते तो मैं उन 7 इमॉर्टल्स के आगे कभी नहीं झुकता, क्योंकि तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा है कि तुम आराम से उनसे निपट सकते थे। ये सुनकर ज़ू किंग कहता है कि आप अभी मुझे उनका नाम क्यों नहीं बता देते, मैं खुद ही जाकर उन्हें रास्ते से हटा दूंगा। पर हुओ टियान कहता है कि जब वो सालों पहले मेरे पास आए थे तो मेरे लिए एक ऐसा ऑफर लेकर आए थे जो बिल्कुल मेरे काम का था। उन्हें भी मेरे जरिए मेरे भाई को रास्ते से हटाना था और मुझे भी राजगद्दी चाहिए थी। तो जब एक तीर से 2 शिकार हो ही रहे हो तो कौन बेवकूफ पता लगाएगा कि इसके पीछे कौन है। ये सारी बातें ज़ू किंग काफी गौर से सुन रहा था और यहाँ वो हमें काफी मिस्टीरियस लगता है। तभी अचानक से वहाँ का मौसम बदल गया था, चारों तरफ अंधेरा छा गया था और ली हान जिसे अब तक वो दोनों मरा हुआ समझ रहे थे वो अचानक से जिंदा हो जाता है। उसकी बॉडी अजीब तरीके से हवा में फ्लोट कर रही थी और उसमें से ग्रीन कलर की एनर्जी रिलीज हो रही थी। ली हान की बॉडी से किसी लड़की की आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे कि किसी लड़की ने उसे पोजेस किया हो। उसे अपने सामने मूव करता देखकर तो हुओ टियान काफी ज्यादा डर जाता है। यहाँ ली हान की बॉडी में मौजूद वो लड़की हुओ टियान से कहती है कि क्या तुम्हें सच में उन इमॉर्टल्स के बारे में नहीं पता। हुओ टियान काफी ज्यादा डरते हुए कहता है कि इमॉर्टल्स का मॉर्टल की दुनिया में किसी भी तरीके की छेड़छाड़ करना मना है। अगर मैं उनके बारे में पता लगाता तो आज तुम लोगों के सामने जिंदा थोड़ी ना होता। ये सुनकर तो उस लड़की को उस पर यकीन होने लगता है और फिर वो अपने रियल फॉर्म में आती है और हमें पता लगता है कि ये और कोई नहीं बल्कि जिया है, जिसे देखकर तो हुओ टियान काफी बुरी तरीके से डर जाता है। वो कह रहा था कि तुम तो ली हान नहीं हो, आखिर तुम कौन हो। और फिर वो अपनी जान बचाने के लिए ज़ू किंग के पीछे छुपने लगता है। वो ज़ू किंग को ऑर्डर दे रहा था कि जल्दी से इसे खत्म कर दो, पर ज़ू किंग कहता है कि तुमने मुझे ली हान को मारने के लिए हायर किया था, आखिर मैं किसी और पर अटैक क्यों करूं, इसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। ये सुनकर हुओ टियान कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि अचानक से ज़ू किंग का रवैया काफी बुरी तरीके से चेंज हो गया था। हुओ टियान कहता है कि तुम जितना मांग रहे हो वो मेरे बजट के बाहर है, मैं कैसे तुम्हें अफोर्ड कर सकता हूँ। तो ज़ू किंग अपना मास्क निकालते हुए काफी धीरे से उसके कान के पास कहता है तो मैं डिस्काउंट लगा दूंगा ना, क्योंकि हम रिलेटिव्स जो हैं। और ज़ू किंग और कोई नहीं बल्कि ली हान था, जिसे अपने इतने पास देखकर तो हुओ टियान की सांस रुक जाती है और फिर एक जबरदस्त धमाके के साथ ली हान हुओ टियान का काम तमाम कर देता है। और अब वो वहाँ मौजूद सभी सोल्जर्स और लोगों से कह रहा था कि आज से इस किंगडम पर मैं रूल करूंगा, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो अभी बता दे, उसे जान से मार दिया जाएगा। अब ये सुनकर तो सभी डर के मारे उसके आगे झुकने लगते हैं। वहीं हमें ली हान को दिखाया जाता है जो ये करके काफी खुश था और तभी अचानक से उसके पीछे हमें उसी का डेमोनिक शैडो दिखाया जाता है। ये देखकर ही हम समझ सकते हैं कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने जिस मिस्टेक की बात की थी वो ये था कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 5 इमॉर्टल्स गॉड थे, जबकि असल में वो 7 इमॉर्टल्स गॉड थे। अगर आपने पहले से ही गेस कर लिया था इसका मतलब आप काफी ध्यान से सुनते हैं, और अगर आपने ये नोटिस करते हुए कमेंट किया होगा तो मैं एक रेड हार्ट जरूर दूंगी। सेकेंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ली हान को दिखाया जाता है जो अपने पेरेंट्स की मेमोरियल कर रहा था। ली हान के पेरेंट्स की डेथ इस कदर हुई थी कि उसे उनकी ग्रेव बनाने का भी मौका नहीं मिला, इसलिए वो इसी ड्रैगन पैलेस में एक जगह अपने पेरेंट्स को देता है ताकि जब भी उसे अपनी पेरेंट्स की याद आए वो यहाँ आकर उन्हें याद कर ले। वो काफी सैड और इमोशनल था। तभी वहाँ जिया आ जाती है ये कहते हुए कि तुम्हारे पेरेंट्स को मरे हुए तो सालों हो गए, तो अब उन्हें याद करके क्या फायदा, उनकी तो प्रॉपर ग्रेव भी नहीं है, तो तुम्हें इतनी फॉर्मेलिटी करने की भी जरूरत नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी ये जो कर रहे हो इसे निपटा लो। इतना सुनते ही ली हान
हान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उसे वार्न करते हुए कह रहा था कि ये पहली बार है जो मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद तुमने इतनी बकवास की है, इसलिए इस बार मैं इस बात को जाने देता हूँ, क्योंकि वैसे भी इस गॉड रियाल में तुम लोग एक इमोशनलेस मॉन्स्टर्स हो, इसलिए एक बेटे के क्या कर्तव्य हैं ये तुम्हें पता ही नहीं। जिसे सुनकर जिया कहती है कि हाँ, हम लोग इमोशनलेस हैं, हम लोग मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन भूलो मत कि हम लोग तुमसे नफरत करना चाहते हैं इस पूरी दुनिया को अपनी पावर से हिलाने के लिए। भूलो मत, तुम्हें इसलिए जिंदा रखा गया है ताकि तुम हमारा मिशन कंप्लीट करो, इसलिए गॉड डोमेन में जो तुम्हें मिशन दिया गया है बस उस पर ध्यान दो। ये सुनने के बाद ली हान अपने पास रखे उस व्हाइट टोकन को देखते हुए कहता है कि बस इंतजार करो उस दिन का जिस दिन मैं उन 7 इमॉर्टल्स को मार डालूं। ये सुनकर जिया चिढ़ती हुई कहती है कि क्या अब हमें तुम्हारे उन लोगों के मारने का भी इंतजार करना होगा? जस्ट बिकॉज मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैंने 1 साल तक तुम्हारा साथ दिया ताकि तुम उस किंग ऑफ हेल के टाइटल को अचीव कर सको। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा 1 साल बर्बाद हो गया। और हाँ, भूलो मत कि डिवाइन रियल में तुम्हारी सिस्टर ली याओ अभी भी हाफ डेड है, इसलिए तुमने चीफ को नाराज करने की कोशिश की या उनके खिलाफ गए तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी ये दी गई जिंदगी कभी भी वापस छीन ली जा सकती है। ये सुनकर ली हान कहता है कि ये जिंदगी तुम कभी भी छीन सकते हो, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन तुम कभी मुझे रोक नहीं सकते। अपने फादर की मौत का रिवेंज तो मैं लेके रहूंगा, इसलिए फिलहाल के लिए अपने गॉड डोमेन के लोगों से कहो कि मेरे रास्ते में ना आए। ये बोलकर वो जिया को इग्नोर करते हुए वहाँ से निकल जाता है। उसके पूछने पर कि कहाँ जा रहे हो, वो कहता है कि सबका सफाया करने। इसके बाद ली हान ड्रैगन पैलेस के बाहर आ गया था, जहाँ उसके मंत्री, उसके गार्ड्स उसे एम्परर की रिस्पेक्ट दे रहे थे, पर वो एक ऐसी अनाउंसमेंट करता है जिसे सुनने के बाद वहाँ मौजूद सभी का मुंह खुला रह जाता है। वो अनाउंसमेंट करता है कि आज से वो इस थ्रोन को त्याग रहा है क्योंकि उसे एक इमॉर्टल कल्टीवेटर बनना है, जो वो एक एम्परर रहते तो बिल्कुल नहीं बन सकता। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी का दिमाग खराब हो गया था। तो गलती उनकी भी नहीं है, उन्होंने आज तक ऐसा राजा देखा ही नहीं जो हाथ आई सत्ता को खुद दान दे दे। अब नेक्स्ट डे हमें ड्रैगन पैलेस के अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ काफी सारी ऑडियंस मौजूद थी। उनकी बातों से हमें पता लगता है कि ली हान ने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है जिसमें इस पूरे पैलेस के सबसे बेस्ट सेक्ट के एल्डर्स आए हैं और वो एक दूसरे से फाइट करके अपना हुनर शो करके इस एम्परर की गद्दी का दावेदार बनेंगे। जो भी सबसे ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट होगा उसे ही नया एम्परर घोषित किया जाएगा। इस बात से वहाँ मौजूद जनता काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि ली हान ने खुद तो सत्ता छोड़ी लेकिन वो एक बेहतरीन राजा चूज करने वाला है। तभी अरीना में एक बीस्ट की एंट्री होती है और वहाँ का सर्वेंट अनाउंस करता है कि बीस्ट सेक्ट से मौजूद है वहाँ का सेक्ट लीडर, जिसका नाम है श्यामिन, जिसे बीस्ट किंग के नाम से भी जाना जाता है। उसे ये टाइटल इसलिए मिला है क्योंकि उसने परफेक्शनिस्ट हासिल कर रखी है सभी जानवरों की लैंग्वेजेस को सीखने में। वो तो अपनी पावर शो करते हुए सभी को अनाउंस कर रहा था कि है कोई यहाँ पर धुरंधर जो मुझसे फाइट कर सके। इसके तुरंत बाद ही वहाँ पर एक ओल्ड मैन की एंट्री होती है जो फूशियान सेक्ट से बिलोंग करते हैं। वो बताते हैं कि वो वहाँ की 250वीं पीढ़ी से बिलोंग करते हैं। वो एक वेदर फोरकास्टर है जो बदल उतार देता है, जिससे अब उसका ये गधा छोटे छोटे स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो गया था, पर फिर भी वो इनसे ली हान पर अटैक नहीं करता, बल्कि ली हान तो इन्हें आराम से ब्लॉक कर चुका था। वहीं इस बंदे ने स्वैग में जो कवर उतारे थे वो इसी के सर पे आकर बजते हैं और ली हान उसके दोनों डैगर को छीनते हुए उस पर एक जोरदार नी स्ट्राइक करता है। ये अटैक काफी जोरदार था, जिसे हिट होने के बाद वो संभल नहीं पाता। दूसरी तरफ ली हान उसकी वेपन रिफाइनिंग को देखकर कह रहा था कि तुमसे अच्छे तो बच्चे रिफाइन कर लेते हैं, और ये बोलकर वो उसे उसकी स्वॉर्ड वापस कर लेता है। अब ली हान की बात उस बंदे को अपनी इंसल्ट की तरह लग रही थी, तो वो कहता है कि देखना अब इस बच्चे वाले खिलौने से मैं तुम्हारा क्या हल करता हूँ। ये बोलकर वो अपनी फायर पावर रिलीज करके उससे अटैक करने लगा था, पर दूसरी तरफ ली हान काफी कैजुअली उनके अटैक्स की डायरेक्शन को डिस्ट्रैक्ट किए जा रहा था। ली हान के उस फायर अटैक को डाइवर्ट करने के बाद वो अटैक्स काफी दूर जाकर गिर रहे थे, जिससे वहाँ की जमीन धीरे धीरे पिघलने लगती है। दूर से ये सारी चीजें सिया नोटिस कर रही थी, तो वो कह रही थी कि इस बंदे की कल्टीवेशन बेशक इतनी ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, लेकिन इसकी फायर पावर काफी ज्यादा औसम है और इसने उसमें काफी अच्छा कंट्रोल भी बिठा रखा है। इसके लिए मैं इसे 0.5 नंबर दूंगी, वो भी 100 में से। वहीं दूसरी तरफ ली हान उससे फाइट करते हुए कह रहा था कि मुझे तो लगा था कि तुम्हारे पास कुछ अच्छी टेक्निक्स मौजूद है, पर अब लगता है कि तुम्हें जज करना मेरी बेवकूफी थी। ये बोलने के बाद वो वहाँ पर एक डिवाइन फॉर्मेशन क्रिएट करके एक जोरदार रेडिएशन निकालता है, जिससे हिट होने की वजह से अब वो बंदा दोबारा ली हान के हाथों में आ गया था। ली हान उससे कहता है कि अब एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अपने मालिक का नाम बताओ। वो बंदा तो कह रहा था कि लगता है मेरे मैजेस्टी काफी ज्यादा चालाक थे, तभी तो उन्होंने ये सेटअप क्रिएट किया, पर मेरी नाकामी कि मैं इसे कंप्लीट नहीं कर पाया। ये बोलने के बाद वो खुद को सेक्रीफाइस करते हुए अपने फेदर को ली हान की बॉडी में धंसा देता है। उसके ये पॉइजनस फेदर का अटैक काफी ज्यादा जबरदस्त था और उसका इम्पैक्ट हमें दीवारों में भी नजर आता है। काफी ज्यादा फेदर्स के अटैक की वजह से ली हान खुद को संभाल नहीं पा रहा था और एक्सेसिव ब्लड लॉस होने की वजह से वो वहीं बेहोश हो जाता है। वैसे तो जिया रिलैक्स थी, लेकिन ली हान की ऐसी हालत देखने के बाद वो काफी कंफ्यूज नजर आती है कि आखिर वो मामूली लड़का तुम्हें मार कैसे सकता है। 2 साल में तीसरी बार मर रहे हो, मुझे शैनियों से बोलकर तुम्हें चेंज करवाना होगा। अब मुझे कोई आज्ञा
आज्ञाकारी बच्चा चाहिए। ये बोलने के बाद वो जैसे ही ली हान के नर्व्स को चेक करती है, वो चेक करके काफी ज्यादा शॉक लग रही थी। नेक्स्ट सीन हमें ड्रैगन पैलेस का दिखाया गया था, जहाँ पे ली हान की डेड बॉडी को उसके पेरेंट्स की मेमोरियल के आगे रखा जाता है। तभी अचानक से वहाँ का दरवाजा खुलता है और एक पर्सन एंट्री लेते हुए कह रहा था कि मुझे तो लगा कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो गए होंगे और ये सारा का सारा सेटअप तुमने मुझे ढूंढने के लिए किया होगा, पर तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा कमजोर निकले। एक ऐसे कमजोर लड़के से हार गए जिसे मैंने एक टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर तुम्हारे पास भेजा था। सालों पहले मरा हुआ एक बच्चा वापस जन्म लेकर अपने फादर का बदला लेने आता है। इस बात को तो मैंने सच मान ही लिया था। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। इस बंदे का नाम ज़ैंग ज़ेनशुआन है, जो कि हुन युन सिटी से बिलोंग करता है। ये बंदा ली हान की बॉडी को चेक कर रहा था, पर उसे कोई भी स्पिरिचुअल पावर सेंस नहीं होती, किसी तरीके का कोई ट्रेस नहीं मिलता। वो तो कह रहा था कि क्या ये कोई ज़ॉम्बी था, ऐसा लग रहा है जैसे सालों से इसकी बॉडी में कोई सेंसर नहीं है। पर वो जैसे ही उस व्हाइट शीट को हटाता है, उसे जिया नजर आती है, जो कि उसे चिढ़ा रही थी क्योंकि उन्होंने इसे उल्लू बना दिया। अब तक इस बंदे को भी पता लग गया था कि वो यहाँ पर काफी बुरी तरीके से फंस गया है। वो अपना वेपन निकालने ही वाला था कि ली हान उसके हाथ को रोकते हुए कह रहा था कि क्या कहा तुमने, उसकी बॉडी में कोई भी स्पिरिचुअल पावर मौजूद नहीं है, जरा डिटेल में समझाओ कि भाई साहब। उस बंदे की तो सांस ही रुक जाती है। थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वो दोनों अब फाइट करने लगते हैं, जहां उस एल्डर को तो काफी ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा था, पर वहीं दूसरी तरफ हमारा ली हान काफी कैजुअली फाइट कर रहा था और वो बड़े ही आराम से अपने हल्के से प्रेशर से उस एल्डर को एक धमाके के साथ बाहर फेंक देता है। पर वो एल्डर भी फाइटिंग में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होने की वजह से वापस से खड़े हो जाते हैं। ली हान ज़ेनशुआन की तरफ बढ़ते हुए कह रहा था कि तुमने क्या कहा था कि 7 साल तुमने इस इडियट का इंतजार किया, जो कि मुझे देखने के बाद वेस्ट हो गए। अब क्या कहोगे इस बारे में? ली हान की बात पर ज़ेनशुआन कह रहा था कि अगर उस छोटे बच्चे के पास इतनी पावर होती तो वो हमें 7 सालों पहले मार चुका होता। मैं जानता हूँ कि तुम वो नहीं हो, इसलिए अपनी आइडेंटिटी बताओ, कौन हो तुम? ली हान तो अपनी स्वॉर्ड दिखाते हुए काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कह रहा था कि ये मैटर नहीं करता, जिस चीज से फर्क पड़ता है वो ये है। और फिर वो काफी ज्यादा निराश होते हुए कह रहा था कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए सीरियस नहीं हो सकती हो? मैं एक बंदे से अपने फादर की मौत का रिवेंज ले रहा हूँ। और फिर हमें पता लगता है कि जिया ने एक छोटी सी शरारत की है, ज़ेनशुआन के माथे पे लड़कियों वाला हेयर स्टाइल क्रिएट कर दिया, जिस लुक में वो काफी ज्यादा फनी लग रहा था। पर ज़ेनशुआन तो जिया को अपने पीछे देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो खुद को संभालते हुए उससे दूर हटकर ये सोच रहा था कि ये लड़की इंसान तो बिल्कुल नहीं है, आखिर ये लोग इतने ज्यादा एडवांस कैसे हो सकते हैं, इसकी बॉडी में कोई भी स्पिरिचुअल पावर सेंस नहीं हो रही। वो ये सोच ही रहा था कि जिया दोबारा से उसे चौंकाते हुए साइड कर देती है। वो ओल्ड मैन खुद को संभाल ही रहा था कि तभी वो देखता है कि जिया तो असल में ली हान के साथ बहस करने लगी है, जहाँ वो ली हान से ये कह रही थी कि ये बंदा हुयून की फर्स्ट लेवल पर है, जिसके पास ढंग की कल्टीवेशन भी नहीं है। तुम मुझसे क्या बकवास बातें कर रहे हो? सीधा सीधा इसे मार कर अपना काम खत्म करो ना, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? ये बात तो हुयून के दिल पे लगती है क्योंकि ये लड़की उसे कमजोर कह रही थी। वो कहता है कि मैं हुयून का एम्परर हूँ, पर वो दोनों ही उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। यहाँ ली हान काफी गुस्से में कहता है कि मैं ये सारी चीजें सोच समझ के कर रहा हूँ, मुझे इस बंदे से और भी 6 लोगों की आइडेंटिटी उगलवानी है। ये सुनकर जिया कहती है तो फिर जल्दी पूछो ना कि तुम्हारी मौसी का लड़का तो नहीं है किसके साथ चिट चैट कर रहे हो? जिसे सुनकर ली हान चिढ़ते हुए कहता है कि मैं अपनी तरीके से काम कर रहा हूँ मैडम, मैं इस पर प्रेशर बना रहा हूँ ताकि ये धीरे धीरे अपने साथियों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें उगलना शुरू कर दे और इस तरीके से मुझे उन 6 जनों की आइडेंटिटी पता लग जाएगी। उन दोनों को इस तरीके से बहस करता ये बंदा भी गौर से सुन रहा था। उसे तो काफी ज्यादा अजीब लगता है कि ये दोनों उसी के सामने ये प्लान डिस्कस कर रहे हैं कि उससे चीजें कैसे उगलवानी है। जिया तो ली हान से चिढ़ जाती है कि ठीक है पता है तुम्हारी सारी की सारी प्लानिंग। ली हान कहता है कि समझोगी भी नहीं, दिमाग थोड़ा सा कम है ना। इन टेक्निक्स को चालबाजी कहते हैं। ये सुनकर जिया मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ ली हान इन सारी चीजों से खुद को रिलैक्स करते हुए कह रहा था सॉरी बीच में डिस्टर्ब हो गए। तो कहाँ थे हम? ज़ेनशुआन वापस से ली हान को सीरियस होता देखकर उससे दूर हट जाता है और फिर उसी की बात को रिपीट करते हुए कह रहा था कि तुम मुझ पे प्रेशर बनाना चाहते हो, मेरे जरिए उन 6 इमॉर्टल्स की आइडेंटिटी का पता लगाना चाहते हो। तुम्हें क्या मैं इतना बेवकूफ लगता हूँ जो तुम्हें सारी बातें बता दूंगा? वैसे भी मुझे मौत का कोई खौफ नहीं, तो तुम अगर मुझे जान से भी मार दो तो भी तुम्हें कुछ नहीं पता लगने वाला। ये सारी चीजें ली हान काफी कामली सुन रहा था। वहीं दूसरी तरफ ज़ेनशुआन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देता है। उसकी बातें खत्म होते ही ली हान कह रहा था कि ठीक है फिर मैं दूसरा रास्ता अपना लेता हूँ। ये बोलकर वो लगातार अपनी स्वॉर्ड से उसकी बॉडी को छेदता जा रहा था। धीरे धीरे उसे पीछे हटाते हुए वो उसे टॉर्चर करने लगता है, जहाँ वो उसे जान से नहीं मारता बल्कि उसकी बॉडी में काफी गहरे घाव देने शुरू कर देता है। उस बंदे को गाजर मूली की तरह छीलने पे ली हान के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं आती। वहीं वो उसकी बॉडी में अपनी स्वॉर्ड को धंसाते हुए उसे दीवार से टकरा देता है और फिर वो उससे कह रहा था कि तुम्हें मौत से डर नहीं लगता ना? मैंने ये डायलॉग काफी बार सुने हैं और मुझे ऐसे लोगों से निपटना भी बहुत अच्छे से आता है। मैं ऐसे लोगों को मारता नहीं बल्कि इतनी बुरी तरीके से जीने देता हूँ कि वो मौत की भीख मांगने लगते हैं।
और अगर मुझे टॉर्चर करने में मजा आ रहा हो तो फिर मैं उस इंसान को जिंदगी भर जिंदा रखूंगा। ये बोलकर वो अपनी स्वॉर्ड को उसके अंदर घुमाए जा रहा था। इस चीज से ज़ेन शुआन को अनबेरेबल पेन फील होने लगा था और वो एक काफी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट करते हुए ली हान को खुद से दूर फेंक देता है। ली हान इस झटके से संभला ही था कि तभी ज़ेन शुआन अपने पास से अपना फ्लाइंग स्वॉर्ड निकालकर उसे ली हान की बॉडी में घुसा चुका था। इस फ्लाइंग स्वॉर्ड की अटैक की वजह से ली हान अपनी जगह पर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिया इस फाइट को दूर से मॉनिटर कर रही थी। वो कहती है कि बेवकूफ, पता नहीं एक ही ट्रिक को कितनी बार ट्राई करेगा। इसके मौत के नाटक से तो मैं तंग आ गई हूँ। वहीं ली हान की ये एक्टिंग इतनी ज्यादा रियल थी कि ज़ेन शुआन को यकीन हो जाता है कि उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड ने अपना काम कर दिया। वो ली हान के सामने कहता है कि ये फ्लाइंग स्वॉर्ड अच्छों को मार देती है। मुझे ये इमॉर्टल से मिला है, वो भी एक आंख गंवाने के बाद। बच्चे, अगर तुझे थोड़ा सा भी इमॉर्टल्स की पावर का अंदाजा होगा ना तो तू ये रिवेंज वाला नाटक बंद कर देगा और अपने ज़हन से ये ख्याल निकाल फेंकेगा। तू तो बस इस चीज का शुक्र मना कि उन इमॉर्टल्स ने तुझे जिंदा रखा है। अब ये सुनकर तो ली हान हंसते हुए वापस से खड़ा हो गया था। उसकी बॉडी से फायर एनर्जी रिलीज हो रही थी और वो कहता है कि इतने अच्छे सजेशन के लिए तुम्हें थैंक यू कैसे बोलूं। वहीं ज़ेन शुआन डर के पीछे हटते हुए वापस से अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को कंट्रोल करना चाह रहा था, पर उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड जरा सा भी मूव नहीं करती। पर वहीं दूसरी तरफ ली हान एक इविल स्माइल के साथ एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज करता है, जिससे वहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और इसी ब्लास्ट के प्रेशर में वो फ्लाइंग स्वॉर्ड और ज़ेन शुआन दोनों ही उड़ते हुए पीछे हट जाते हैं। वो फ्लाइंग स्वॉर्ड तो ज़ेन शुआन की दूसरी आंख भी फोड़ने ही वाला था, पर ली हान काफी स्पीड में आकर उस स्वॉर्ड को रोक लेता है। ये देखकर तो ज़ेन शुआन की बॉडी पूरी तरीके से फ्रीज हो चुकी थी। वहीं ली हान तो बस अपने 2 फिंगर का यूज करते हुए उस फ्लाइंग स्वॉर्ड के चीथड़े उड़ा देता है। वो कांच के छोटे छोटे टुकड़ों की तरह हवा में बिखर जाती है। ये देखकर तो ज़ेन शुआन समझ गया था कि आखिर ली हान कितना ज्यादा पावरफुल है। अब डर से उसकी हालत खराब हो जाती है और वो ली हान के सामने अपनी जान की भीख मांगने लगता है कि बस मुझे कुछ मत करना, मैं तुम्हें उन इमॉर्टल्स के बारे में जितना पता है वो सारी बातें बता दूंगा। और फिर उसका फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जहाँ वो बता रहा था कि वो पहले फ्लाइंग स्वॉर्ड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी एक दिन अचानक से वहाँ पर 6 इमॉर्टल्स आते हैं जिन्होंने एक खास तरीके का मास्क पहना हुआ था और वही मास्क वो इस एल्डर को भी ऑफर करते हुए इसे ली हान के फादर का पता बताने को कहते थे। पहले ज़ेन शुआन के मना करने पर वो अपनी पावर की हेल्प से उसकी एक आंख फोड़ देते हैं और फिर अपना काम खत्म करने के बाद वो जाते हुए ज़ेन शुआन को इनाम के तौर पे वो फ्लाइंग स्वॉर्ड देकर जाते हैं। ज़ेन शुआन डरते हुए ली हान से कहता है कि मैं बस उनका गाइड था, मैंने बस रास्ता दिखाने का काम किया और इसके अलावा उनके बीच मेरा और कोई काम नहीं था। मैंने तुम्हें जितना जितना बताया है मेरे साथ वैसा ही हुआ था, मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की अपनी कहानी में। अब मैं उनके लिए बिल्कुल यूजलेस हूँ और अगर उन्हें पता लगा कि मैंने उनके बारे में तुम्हें बताया है तो वो मुझे जान से मार देंगे। इसके बाद तो वो ली हान के पैरों में गिरते हुए कह रहा था कि तुम सोच भी नहीं सकते वो 6 के 6 पावर में तुमसे कितने ज्यादा सुपीरियर है और अगर तुम ऐसे ही उनके रास्ते में आते रहे तो वो तुम्हें भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। इसलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो एम्परर की कुर्सी खाली कर दो। ली हान अब अपने स्वॉर्ड निकालते हुए कह रहा था कि तुम्हारी एडवाइस के लिए शुक्रिया, पर मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा और टॉर्चर करना चाहिए, क्योंकि ली हान को लग रहा था कि इसने अभी तक सारी बात नहीं बताई। पर तभी जिया आकर उस पर्सन को फ्रीज करते हुए कहती है कि ये बंदा काफी ज्यादा डर चुका है और इसने अब तक तुमसे जो भी बातें की हैं वो सारी सच थी। ली हान को पता था कि जिया सच बोल रही है, इसलिए वो काफी गुस्से में वहाँ से निकल जाता है बिना ज़ेन शुआन को मारे, क्योंकि उसे पता था कि उसके जाने के बाद जिया ये काम खुद कर देगी। इसके बाद हमें प्राइम मिनिस्टर पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे को क्यों देखकर अपना दिमाग खराब करते हो। अगर तुम ऐसे ही अपना टाइम अपने रिवेंज प्लान में वेस्ट करते रहे तो फिर कल्टीवेशन कब करोगे? तुम्हें पता है ना कि तुम ऑलमोस्ट ब्रेक थ्रू करने वाले हो, तो जल्दी से अपना कल्टीवेशन लेवल इम्प्रूव करो, नहीं तो तुम्हारी जान जा सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो मुझे मजबूरन तुम्हें रिप्लेस करना ही होगा। वो वहाँ से थोड़ी देर के लिए हट गई थी कि तभी ली हान की नजर एक मिस्टीरियस सी लड़की पर पड़ती है जो एक खास तरीके का वाइन लेकर जा रही थी। ली हान ने इसे नोटिस तो किया था लेकिन वो फिलहाल के लिए इसे इग्नोर कर देता है। इसके बाद वो दोनों अपना सफर कंटिन्यू करते हैं जहाँ हमें जिया की एक और एबिलिटी के बारे में पता लगा था कि वो हवा में चल सकती है। वो ली हान को उसका कल्टीवेशन इम्प्रूव करने के लिए एक से एक अजीबोगरीब पैतरे बता रही थी। वो कहती है कि क्यों ना तुम्हें टेम्पल ले जाकर मॉन्क्स के बीच में बिठा दिया जाए और फिर उनके आगे मीट और वाइन रख देना, जिससे वो गुस्सा होकर तुम्हारे साथ फाइट करेंगे और तुम फाइट करते हुए अपने लेवल को इंक्रीज कर लेना। ये सुनकर ली हान कहता है कि नॉट इंटरेस्टेड। थोड़ा सोचते हुए कहती है कि रुको, कुछ और सोचती हूँ। वो कहती है कि क्यों ना कब्रिस्तान चले और वहाँ के मरे हुए लोगों को ज़ॉम्बी बनाकर तुम पर अटैक कर दे। क्या पता उनसे फाइट करते हुए तुम्हारी कल्टीवेशन इंप्रूव हो जाए और ये तो काफी ज्यादा एक्साइटिंग भी होगा। वो फिर से बिना कोई इंटरेस्ट शो करते हुए आगे निकल गया था।
जिया समझ गई थी कि लीहान ने अपने माइंड में कोई प्लेस डिसाइड कर लिया है, इसलिए वो कहती है कि अगर तुमने दोबारा उस चीप सेक्ट के बारे में सोचा ना तो मैं तुम्हारी बम पे ऐसा लात मारूंगी ना, सारा भूत उतार दूंगी। वहाँ का टीचर काफी ज्यादा वीक है, इसलिए मैं वहाँ तुम्हें नहीं जाने देने वाली। ये बोलकर वो उसका रास्ता रोक लेती है। लीहान कहाँ उसकी सुनने वाला था, तो ये रवैया देखने के बाद वो गुस्से में कहती है कि अगर तुम वहाँ गए तो इसे डिवाइन के खिलाफ विद्रोह समझा जाएगा। और फिर वो पीछे घूमते हुए कहती है कि लगता है तुम्हारा जीने का कोई इरादा बचा नहीं है। पर पीछे मुड़कर वो काफी ज्यादा हैरान रह जाती है क्योंकि लीहान वहाँ नहीं था। वो उस पर अब तक काफी ज्यादा चिढ़ चुकी थी। जंगल के बीच में हमें अचानक से उसी मिस्टीरियस सी लड़की को दिखाया जाता है जो किसी की ग्रेव पर आई हुई थी, वही वाइन लेकर। जब लीहान अपने सफर को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहा था तो उसकी नजर भी उस ग्रेव पर रखे हुए वाइन पर पड़ती है। जिया भी अब तक उसके पीछे आ गई थी। वो गुस्से में कहती है कि मुझे छोड़कर आगे निकल गए बेवकूफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इससे पहले कि उसका गुस्सा आगे बढ़ता वो वहाँ रखे हुए वाइन को देखकर एक्साइट हो जाती है। वो तो उस वाइन के बोतल को लेकर उसे पीने वाली थी, वहीं उसकी ये हरकत दूर बैठी उस मिस्टीरियस लड़की को नाराज कर चुकी थी। वो तो काफी सारे लीव्स को तैयार कर लेती है अटैक करने के लिए, पर तब तक लीहान ने जिया को रोक लिया था वो वाइन पीने से। जिस पर जिया का कहना था कि क्या हुआ अगर मैंने पी लिया तो, वैसे भी मुर्दा लोग वाइन थोड़ी ना पी सकते हैं। लीहान ने भी अपने अपनों को खोया था, इसलिए वो उस वाइन रखने वाले पर्सन का दुख समझ सकता था। वो कहता है कि ये ग्रेव इतने आलीशान तरीके से इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये किसी के लिए किसी के प्यार को दर्शाता है, और वो बंदा यहाँ पर वाइन इसलिए रखे गया है क्योंकि वो अपनी लाइफ की कड़वाहट को महसूस कर पा रहा है। ये जो मर चुका है, इस पर्सन के बिना उस दूसरे पर्सन की जिंदगी काफी कड़वी है। अब ये सारी बातें तो जिया के सर के ऊपर से जा रही थी। वो कहती है कि कड़वी हुई तो क्या हुआ, मैं पी लूंगी। पर लीहान का कहना था कि ये बंदा काफी ज्यादा लकी है क्योंकि इसके अपने इसे अभी भी याद करते हैं। ये बोलकर वो वाइन की बोतल उस ग्रेव में उलट देता है, जिससे जिया तो नाराज हो जाती है, लेकिन वो मिस्टीरियस लड़की अपना गुस्सा शांत करते हुए वहाँ से चली गई थी। लीहान की बातें उसके दिल को छू गई थी। वहीं उस बोतल को उस ग्रेव के ऊपर वापस रखते हुए लीहान की नजर एक और व्हाइट टोकन पे पड़ती है। इस व्हाइट टोकन पर भी उसी तरीके का पैटर्न बना हुआ था जिस तरीके का पैटर्न उसके व्हाइट टोकन पर बना था। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। 4th एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लीहान अपने होटल रूम में बैठे बैठे उन दोनों टोकन्स को गौर से देख रहा था और उन पे लिखे नाम भी हमें पता लग जाते हैं, जो कि था मोबई और युन हाइफेंग। वो उन टोकन्स का पैटर्न देखकर ये तो समझ गया था कि ये एक ही जगह से है, पर उसे समझ नहीं आता कि ये कोई सिटी है या फिर कोई पवेलियन जहाँ पर लोगों को इस तरीके की स्पेशल आइडेंटिफिकेशन की जरूरत पड़ती हो। तभी जिया मैडम उसके सामने हाजिर होते हुए कह रही थी कि तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के टोकन किसी खास बंदे को नहीं दिए जाते, बल्कि तुम अगर गली में निकलोगे ना तो तुम्हें हजारों की तादाद में दिख जाएंगे, क्योंकि ये उनकी शहर वालों का एक सिंबल है। और ये बोलने के बाद वो उसके सामने बैग भर के टोकन रख देती है। इन टोकन्स में कुछ भी खास बात नहीं है, जैसे कि तुम देख सकते हो ये टोकन्स यहाँ पर कितने आम हैं। उन टोकन्स को देखने के बाद लीहान काफी ज्यादा शौक था। वो उन्हें देखते हुए कहता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिले। जिया अपना मुंह सड़ाते हुए कहती है कि मुझे गिरा पड़ा मिला, तुम मेरी बातों पे यकीन क्यों नहीं करते। और फिर हमें दूर कहीं जंगल में काफी सारे लोगों की डेड बॉडीज नजर आती है, क्योंकि जिया ने इन्हें मार मार के इनसे इनका टोकन छीन लिया था। वो लीहान से कहती है कि मैं तुम्हारा भूत उतारने के लिए टोकन्स लेकर आई और तुम थैंक यू बोलने की बजाय मुझ पर शक कर रहे हो। अब तो कंफर्म हो गया ना कि उन टोकन्स में कोई भी स्पेशलिटी नहीं है। अब ये सब देखने के बाद तो लीहान को भी लग रहा था कि हाँ, लग तो यही रहा है। वो अपनी बात को प्रूव करके काफी ज्यादा खुश थी। इसके बाद हमें लीहान को जोंगलुन युनहाई पवेलियन के सामने दिखाया जाता है, जहाँ के एंट्रेंस पर खड़े होकर वो यही सोच रहा था कि क्या उसे अंदर जाना चाहिए। कैसे हुई, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम लोगों के पास थोड़ी सी भी कल्टीवेशन नहीं है और मुंह उठा के इस सेक्ट में एंटर होना चाहते हो। मेरे रहते तो ये ख्याल तुम्हारे जहन में भी नहीं आना चाहिए। स्टूडेंट ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे कि एंट्री टेस्ट में इतना पावरफुल डिसाइबल आखिर उनसे फाइट क्यों कर रहा है। वो थोड़ी ना इस पावरफुल बंदे से स्टार्टिंग में ही कम्पिटिट कर सकते हैं, पर ये बंदा कहाँ रुकने वाला था। स्टूडेंट तो उसे देखते ही समझ जाते हैं कि ये एक एल्डर का बेटा है जो इस क्लैन का अब तक का सबसे बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है, और ये जिस लेवल पर है वो इस क्लैन का अब तक का हाईएस्ट लेवल है, जिसे तियानजियान पीक कहते हैं। ये बंदा तो एयर फॉर्मेशन को भी कंट्रोल कर सकता है और बस थोड़ी सी दूर पर है। उसके बाद ये फादानजियान को कंप्लीट करके इमॉर्टल बन जाएगा। एल्डर्स के साथ साथ सभी स्टूडेंट्स भी इसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ये सुनकर दूसरा वाला बंदा जो उनसे फाइट करा था वो कहता है तो क्या हुआ, इमॉर्टल्स भी मर सकते हैं। उसे लग रहा था कि वो अपनी स्पीड और अटैक से इस बंदे को हरा देगा, पर होता बिल्कुल उसका उल्टा ही है। उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही ये स्टूडेंट उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसके फेस पर डॉग मास्क लगाकर उसे काफी बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा था। वो उसके कंधे पे पैर रख के चढ़ते हुए उसे डॉगी की तरह भगा रहा था और कहता है कि ये घोड़ा तो सच में काफी ज्यादा एनर्जेटिक है।
इस तरीके से उनके साथी को ह्यूमिलिएट करता देखकर वो दोनों भी इसे मारने के लिए आने लगते हैं, पर उसके जरा सा अपने प्रेशर रिलीज करने पर वो तीनों ही जमीन पर गिर गए थे। वो काफी घमंड भरे लहजे में कहता है कि मेरे प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाए और चले इस सेक्ट का स्टूडेंट बनने। मास्टर्स तो तुम्हारा टेस्ट लेके तुम्हें अलाउ कर देंगे, लेकिन मेरे रहते मैं ऐसे यूजलेस ह्यूमंस इस सेक्ट में बर्दाश्त नहीं करूंगा जिनकी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी का कहीं से भी ट्रेस नहीं मिलता हो। ये बोलकर वो उसे लात मार के जमीन पे फेंक देता है और उस बंदे की बॉडी भी हमारे ली हान के पैरों में आकर गिरती है। वहीं वो बंदा वहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट से कह रहा था कि अपनी औकात पहचानो और उस पोजीशन को अचीव करने का सपना छोड़ दो जिसे हासिल करने का तुम्हारे अंदर दम ही नहीं है। ये बोलकर वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तभी हमारा ली हान उसे एक नी स्ट्राइक मारते हुए कह रहा था कि एक बार मैं ट्राई करके देखूं। इस बंदे को संभालने का मौका भी नहीं मिलता और वो ली हान के अटैक से काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। ली हान का ये जबरदस्त पावरफुल अटैक देखने के बाद वहाँ मौजूद एल्डर्स और स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। वहीं वो बंदा इस अटैक से खुद को संभाल ही पाता कि ली हान पीछे आकर काफी तेजी से उसके चेहरे पर मुक्के बरसाना शुरू कर देता है। वो तो उसके चेहरे को आटे की तरह गुथे जा रहा था। ये जबरदस्त पंच खाने के बाद तो वो काफी दूर जाकर गिरता है। इससे पहले कि उस स्टूडेंट को चोट लगती, वहाँ मौजूद एल्डर अपनी पावर का यूज करते हुए उसे संभाल लेते हैं। ली हान ने ये चीज नोटिस कर ली थी और उसे पता लग जाता है कि इस स्टूडेंट की इस सेक्ट में क्या पोजीशन है। वहीं दूसरी तरफ वो स्टूडेंट काफी ज्यादा घायल होने के बाद कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा ब्रेव हो, स्नीक अटैक करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। ली हान उसके बात को इग्नोर करते हुए कह रहा था कि मैंने तुम्हें हरा दिया, इसका मतलब आज से मैं लुन यिनहाई पवेलियन का एक डिसाइबल हूँ। जिसे सुनकर इस स्टूडेंट का कहना था कि पीठ पीछे अटैक करके स्टूडेंट बनना चाहते हो, बड़े बेशरम किस्म के बंदे हो। वहीं तभी एल्डर अचानक से खड़े होते हुए कह रहे थे कि ठीक है मेरे दोस्त, तुमने हमारे सेक्ट के एक पावरफुल स्टूडेंट को हरा कर ये साबित कर दिया कि तुम डिसाइबल बनने के लायक हो, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर डिसाइबल बनने के लिए 2 टेस्ट क्लियर करना पड़ता है और अभी तो बस तुमने सिर्फ पहले टेस्ट को क्लियर किया है, दूसरा टेस्ट अभी बाकी है। ली हान तो काफी रिलैक्स होकर कहता है कि दूसरे वाले टेस्ट में क्या करना होगा। एल्डर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर कहते हैं कि तुम्हें इंटरनल मिरेकल करना होगा। उन्हें तो लग रहा था कि ली हान ये नहीं कर पाएगा, इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हें हवा को कंट्रोल करके दिखाना होगा, बारिश को कंट्रोल करके दिखाना होगा। और फिर वो एक एविल स्माइल के साथ कहते हैं कि अगर तुमने ये कर लिया तो फिर तुम इस सेट के इनर डिसाइबल बन जाओगे। वहाँ मौजूद लोग ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये किस तरीके की टेस्ट की बात कर रहे हैं। इस तरीके की मैजिक पावर तो एक एल्डर लेवल के बंदे को सिखाई जाती है ना, तो फिर वो नए फ्रेशमैन से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इस तरीके की टेक्निक का यूज करे जहाँ उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से विंड और लाइटनिंग को कंट्रोल करना होगा। ये तो सच में इम्पॉसिबल है। ये लोग एक गेम खेल रहे हैं। वो सभी स्टूडेंट्स जो एंट्री लेने आए थे वो काफी नाराज हो चुके थे क्योंकि पहला टेस्ट इतना मुश्किल कि उनके टॉप स्टूडेंट्स के साथ फाइट करनी होगी और दूसरा टेस्ट ऐसा इम्पॉसिबल जो एल्डर लेवल के बंदे कर सकते हो। पर ये सुनकर हमारा ली हान काफी ज्यादा रिलैक्स था। वहीं जिया उसके पीछे अपीयर होते हुए कह रही थी कि कितनी बुरी बात है, इन्होंने तो साफ साफ इनडायरेक्टली बता दिया कि ये तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हें शुरुआत में ही अपने काफी रियल स्किल्स को दिखाना होगा। जिया की इस बात से ली हान अब तक काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था। वहीं वो सीनियर डिसाइबल कहता है कि अगर तुम्हें अपने स्किल्स शो करनी है तो करो, वरना हमारा टाइम वेस्ट मत करो। ये सुनकर ली हान मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे 2 चीजें एक साथ करनी है। और ये बोलते हुए वो बंदा उसके काफी पास आ गया था। वो सीनियर डिसाइबल तो डर जाता है कि आखिर तुम किन 2 चीजों की बात कर रहे हो। तो ली हान कहता है कि मैं विन को भी कंट्रोल करूंगा और तुम्हारी अच्छी खातिरदारी भी। अब उस सीनियर स्टूडेंट के अटैक करने से पहले ही ली हान काफी तेजी से उसके पीछे पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी, इस बंदे को तो नजर भी नहीं आ रहा था और ली हान इसकी धुलाई किए जा रहा था। इतनी धुलाई खाने के बाद तो वो जमीन पे गिरते हुए कहता है कि तुम इंसान नहीं हो, इंसानों के पास इतनी पावर नहीं होती, तुम पक्का कोई इमॉर्टल हो। ली हान अपने हाथ चटकाते हुए कहता है कि तुम्हें तो इस चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए जब तक मैं तुम्हें हरा नहीं देता। उसकी बात पर तो ये सीनियर स्टूडेंट अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है और अपनी काफी सारी एनर्जी रिलीज करते हुए वो ली हान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। पर ली हान काफी स्पीड में उसके अटैक को डॉज कर चुका था और इसके बाद तो वो बंदा बस अपनी स्वॉर्ड को चलाए जा रहा था और ली हान काफी नॉर्मली उसके इन अटैक्स को डॉज किए जा रहा था। उसके मूव्स ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो एक बच्चे के खिलौने को अवॉइड कर रहा है। वो तो उसकी बॉडी के ऊपर चढ़कर ऐसे बैलेंस बना रहा था जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक रह जाते हैं। वहीं ली हान एक और नॉटी स्माइल के साथ उसे हवा में उछाल कर काफी बुरी तरीके से पंचेस मार रहा था। आसमान से ये फाइट बिल्कुल फायरवर्क की तरह लग रही थी। लोग इसे काफी ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो एल्डर जो कि टेस्ट ले रहा था वो काफी बुरी तरीके से डर जाता है। वो भी अपनी आंखों के सामने के नजारे को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वहीं ली हान अब अपना एक जबरदस्त पंच क्रिएट कर लेता है जिसे देखकर वो एल्डर समझ जाते हैं कि ये सीनियर अब नहीं बचने वाला। वो ली हान को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहे थे पर ली हान का पंच इतना ज्यादा जबरदस्त था जिससे हिट होने के बाद वो बंदा आसमान से सीधा अरीना पे आकर गिरता है। अरीना के तो चीथड़े हो जाते हैं। वहीं ये देखकर वो एल्डर ली हान से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। दूसरी तरफ वो सीनियर अपनी इतनी बुरी हालत देखने के बाद उस एल्डर से कह रहा था कि अंकल सिंह इसे मार डालो वरना ये मुझे मार डालेगा। वहीं ये एल्डर सिंह काफी इम्प्रेस हो जाते हैं ली हान की पावर से, लेकिन साथ ही उन्हें गुस्सा आ रहा था क्योंकि उन्होंने उसके भांजे को मारा।
वो भी अपने स्पिरिचुअल पावर से अटैक क्रिएट करके लीहान की तरफ बढ़ने लगते हैं। लीहान इसी चीज का तो इंतजार कर रहा था। वो काफी स्पीड में उसी अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जब ये दोनों अटैक आपस में टकराते हैं काफी तेज एनर्जी रिलीज होती है। लीहान तो उस एल्डर के अटैक को ब्लॉक करने के साथ साथ उसके हाथ को पकड़ के मरोड़ चुका था, जिससे वो एल्डर दर्द में चिल्लाने लगते हैं। वहीं लीहान कह रहा था कि तुम इमॉर्टल्स की हड्डियां बिल्कुल लड़कियों की तरह नाजुक है। लीहान तो बस उस एल्डर का हाथ तोड़ने ही वाला था। ये देखकर वो एल्डर कहता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वहीं लीहान उसे हवा में उछालते हुए कहता है कि बस अपना सेकंड टेस्ट क्लियर कर रहा हूँ, जिससे वहाँ पर हवा की एक तेज बवंडर क्रिएट हो फेंक देता है। अब तक उस एल्डर के चेहरे के भी 12 बज चुके थे। लीहान के उसके पास आते ही वो एल्डर तो अब डर जाता है, पर लीहान नॉर्मली कह रहा था मैंने दोनों टेस्ट कंप्लीट कर लिए, तो क्या अब मैं लीहुन पवेलियन का स्टूडेंट हूँ। अब तक वो सीनियर स्टूडेंट होश में आ चुका था। वो अपनी पावर रिलीज करते हुए कहता है कि इस पवेलियन का स्टूडेंट बनना तुम्हारा सपना ही रह जाएगा, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें इस सेट में एंटर नहीं होने दूंगा। मैं चियून द गोल्डन ब्लेजिंग सन तुम्हें यहाँ से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसकी ये बात पूरा होने से पहले ही लीहान उसके पीछे जाकर उसके नेक पे अटैक करके उसे बेहोश कर देता है, और फिर वो काफी गुस्से में कहता है कि इतना भद्दा नाम लेने के जुर्म में तो तुम्हें 100 बार मार देना चाहिए। वहीं जिया अपीयर होते हुए कहती है कि उप्स, तुमने इसकी क्या हालत कर दी है। तुमने इसे ऑलरेडी इतना पीट दिया कि बेचारा मरने वाला है। उसके अंकल तो अपने भतीजे सूजी की हालत पर काफी अफसोस करने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुमने मेरे भतीजे को मारने की जरूरत की, जो कि एक इमॉर्टल लेवल का बंदा बनने वाला था, और इसके बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें लिंगन हाई पवेलियन में एंटर होने दूंगा। मैं अभी जाकर पवेलियन मास्टर से इस चीज की रिपोर्ट करता हूँ कि तुमने कैसे हमारे सेक्ट के एक सीनियर डिसाइपल को मार डाला, और इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी होगी। इन एल्डर सिंह की बातें खत्म होती ही नहीं है कि उससे पहले सूजी होश में आ जाता है, और वो उठते ही कहता है कि अपनी बकवास बनकर बुढ़े, जब एक्शन लेने का टाइम था तब तो कुछ नहीं उखाड़ पाया, और अब क्या सोच के बोल रहा है। तुझे पता भी है ये बंदा जो यहाँ पर खड़ा है वो कौन है। ये सुनकर तो वो एल्डर भी एक पल को शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये उन पर क्यों गुस्सा कर रहा है। वहीं सूजी अपनी नौटंकी स्टार्ट करते हुए कहता है कि ये दुनिया इतनी ज्यादा छोटी है कि ये मेरे खोए हुए भाई हैं, जो मेरे दादाजी के रीइंकार्नेशन है, और मेरे इतने एरोगेंट बिहेवियर से नाराज होकर वो मुझे यहाँ सजा देने आए हैं। ये बोलने के बाद तो वो लीहान के पैरों में गिरते हुए कह रहा था कि ली हाओ भैया, मैं गलत था, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं ऐसा बिहेव कभी नहीं करूंगा। आप इस लीहुन हाई पवेलियन में रहकर आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। आपको यहाँ सेवा की कोई कमी महसूस नहीं होगी। और फिर वो उसका कंधा दबाते हुए कह रहा था कि प्लीज यहाँ हुई किसी भी बात को अपने दिल पे मत लेना। लीहान उसकी नौटंकियों से परेशान हो गया था। वो कहता है कि तुझे मेरा नाम भी सही से नहीं पता, और तू मुझे अपना मरा हुआ दादा और भाई बना रहा है। इस बात पे तो थोड़ी देर के लिए सूजी की बोलती बंद हो जाती है। वो वहाँ मौजूद ऑडियंस से कहता है कि मैं काफी ज्यादा घमंडी और डोमिनेटिंग हो गया था, और अब मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। ये बोलते हुए वो खुद को थप्पड़ बजा रहा था। वो कहता है कि अब मुझे अपने ग्रैंडफादर से माफी मांगनी होगी, और इसके लिए बस एक ही रास्ता है कि मुझे मरना होगा। मेरे मरने के बाद मेरी ये जो डिसाइपल वाली पोजीशन है वो मेरे अंकल लीहान को दी जानी चाहिए। ऑडियंस तो उसकी ये बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ सूजी तेजी से दौड़ते हुए पहाड़ की चोटी से छलांग लगा देता है कि अब मैं मरने जा रहा हूँ। वहीं उसके छलांग लगाने के बाद तो लीहान भी अपनी नौटंकी स्टार्ट कर चुका था कि मेरे भाई, तुम्हारी ये कुर्बानी मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। तुम्हारे ये मौत का सफर काफी ज्यादा आरामदायक हो, मैं यही दुआ करूंगा। और तुम स्पिरिचुअल कल्टीवेशन की रास्ते में आगे नहीं बढ़ पाए, उस सफर को मैं कंटिन्यू रखूंगा, और आज से मैं तुम्हारे बदले इस सेक्ट को लीड करूंगा। पीछे खड़े एल्डर सिंह काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। वहीं लीहान अब सीरियस हो चुका था।